Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic Concept of Limiting Factors in an Ecosystem. This is in Unit 1st of your paper 3rd Ecology and Biostatistics. We all know that all living things need food, water, shelter and space to survive. जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, शेल्टर और रहने की जगह चाहिए. As long as organisms have all these things available to them, their population will continue to grow. When they have enough food, water, shelter, and space to live, the organisms will grow continuously. But it's not forever. Populations cannot grow forever. ऐसा नहीं कि सभी जीव जंतु अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और शेल्टर मिले तो वो बढ़ते ही रहेंगे, यानी उनका जो पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा. ऐसा नहीं होता है. इन्हें रोकने के लिए एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस यानी पर्यावरण में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकते हैं. और ये एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं जो पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं. दैट इज the environmental resistance is called a limiting factor since it limits the population. Limiting factors may also increase the population. अगर ये limiting factors population को रोक रहे हैं या घटा रहे हैं तो यही limiting factors उन्हें बढ़ने में भी मदद कर सकते हैं. तो कैसे करते हैं, क्या है, ये हम आगे देखते हैं. तो limiting factors can be divided into two classes as follows: density independent factors and density dependent factors. Density independent factors are those factors that limit population size regardless of population density. These are usually abiotic factors. ऐसे कारक जो पॉपुलेशन साइज को लिमिट करते हैं और वो उस पॉपुलेशन के डेंसिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, और ये कारक जो है वो अजैविक होते हैं. उदाहरण के तौर पे जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह, ये पॉपुलेशन को लिमिट करने में या उन्हें कम करने में या कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स सच एज ड्रॉट्स, फ्लड्स, hurricanes and fires can be devastating to terrestrial और aquatic life. अकाल पड़ना या फ्लड्स का आना, तेज़ हवाएं, तूफान या आग लगना, ये जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक लाइफ को बाधित कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम तालाब की बात करते हैं, तालाब में अगर जब बहुत सिवियर ड्रॉट यानी अकाल पड़ता है तो पानी का लेवल घट जाता है. पानी की जो मात्रा है उस तालाब का कम हो जाता है और उसमें रहने वाले जीव जंतु जो है वो कम हो जाएंगे. मछलियाँ जो हैं उनका पॉपुलेशन घट जाएगा क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल रहा है और जल से जुड़े हुए जो उनको भोजन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, तो इनका पॉपुलेशन जो है वो घट जाता है. इसी तरह से अगर बहुत तेज़ वर्षा हुई, फ्लड्स हुए, तो हम देखते हैं कि जितना भी पॉपुलेशन होता है उस जगह का, चाहे किसी भी तरह के जीव जंतु, वो सब बाधित हो जाते हैं. कुछ अपने आप को बचा लेते हैं और कुछ जो है वो मर जाते हैं. तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से जो है वो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है या उसको लिमिट कर रहा है. इसी तरह से टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है. टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल हम अगर इसी लेक की ही बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन अ लेक. क्योंकि जैसे कि यूजुअली
द हायर द वाटर टेम्परेचर द ग्रेटर द एक्टिविटी इन अ लेक। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उस लेक यानी जो तालाब है उसकी एक्टिविटी बढ़ती रहती है, क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो एक प्रेफर्ड टेम्परेचर रेंज में रहते हैं। ना तो वो बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं और ना कोल्ड टेम्परेचर में रह सकते हैं। अगर बहुत हाई हो गया है टेम्परेचर या बहुत कोल्ड हो गया है, यानी टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, तो या तो वहाँ पर रहने वाले जो स्पीसीज हैं वो मर जाते हैं या किसी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स दैट टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो जल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को वो चेंज करता है। बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जबकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। दैट मीन्स वार्म वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन देन कूल वाटर। तो क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा टेम्परेचर के वजह से पानी गर्म हुआ और पानी के गर्म होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है और उसमें ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो गया है। तो जैसे ही वो कम हुआ तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो उनका पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होने लगा। नेक्स्ट है आपका सनलाइट। इसी तालाब की बात अगर हम करते हैं तो सनलाइट जो है 30 मीटर्स तक अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। दैट इज सनलाइट कैन ओनली पेनिट्रेट टू अ डेप्थ ऑफ 30 meters in water. Thus, most photosynthesis in aquatic environments occur near the surface. तो इसका मतलब सरफेस पर जो है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स जो उसके अंदर रहते हैं वो आसानी से करते हैं और जो डीप में रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स जो है वो नहीं उग सकते हैं बॉटम पे। डीप लेक के अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट की कमी है और सनलाइट की कमी से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और आप सब जानते हैं जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जैसे कि किसी भी बहती हुई नदी में अगर डैम बना दिया जाता है तो जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको रोक दिया जाता है। तो डैम के एक तरफ पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में खड़ा रहता है, बहता हुआ नहीं रहता है क्योंकि उसको रोक दिया है डैम लगा करके। और जो दूसरी तरफ है पानी नहीं होने के कारण वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा और अगर ऐसे जंतु जैसे कि फिशेस हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल हैं, इनके एग्स जो हैं वो सूखने लगेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी का अगर हम एग्जांपल बताएं तो इफ़ वी कट द फॉरेस्ट फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के लिए हम जंगलों में पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो उस कटाई के वजह से उन पेड़ों पर जो भी जीव जंतु आश्रित थे वो सब बिखर जाएंगे और उन सब का पॉपुलेशन जो है वो घटने लग जाएगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of organisms can affect their population. Physical characteristics of organism can affect their organism. कैसे कह सकते हैं हम? Many organisms have adapted and evolved in order to increase their chance of survival. यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए एडेप्टेशंस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसमें कुछ स्पीसीज़ जो है कैमोफ्लेज करके यानी अपने शरीर का जो स्किन का कलर है वो इस तरह से चेंज करते हैं
कि वो जहाँ पर जिस जगह वो रहते हैं उसमें वो दिखाई ना दें, और इससे क्या होता है, वो किसी दूसरे जंतु का आहार बनने से बच जाते हैं। और वही अगर ये नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो वो बाहर दिखने लग जाएंगे और दूसरे जीव जो उनको खा सकते हैं वो उन्हें खा करके उनके पॉपुलेशन को घटा सकते हैं। इसी तरह से जो है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो अफेक्ट देयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, some species migrate to find new food sources or to mate. Very good example is bird migration. जितने भी बर्ड्स आप देखते हैं यूरोप से और हिमालयन रीजन से, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वो वहाँ से माइग्रेट होकर के सदर्न एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप फिशेस को भी देखें तो फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ या समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं फिशेस, मेटिंग के लिए, या आप कह सकते हैं एग ले करने के लिए। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, यानी किसी भी पॉपुलेशन के डेंसिटी पर डिपेंड जो करते हैं वो कारक भी लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं, और वो है जैसे जैविक कारक। ज़्यादातर इसके अंदर जैविक कारक आते हैं। तो एनी फैक्टर इन द एनवायरनमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। तो ये पॉपुलेशन पर निर्भर करता है, जो संख्या है पॉपुलेशन की पर यूनिट एरिया, उस पर ये डिपेंड करता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। एग्जाम्पल है इनके कंपटीशन, प्रेडेशन, डिजीज, पैरासिटिज्म, क्राउडिंग एंड स्ट्रेस। They are all factors that only affect population with high density. Competition can occur between many organisms that live in the same habitat. Resources are limited in a habitat, so organisms must compete for food, water, space and shelter. तो कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना। और ये जो है जंतुओं के बीच में या तो समान स्पीसीज के या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो सकता है। और एक ही सेम एनवायरनमेंट यानी सेम हैबिटेट में जो जीव रहते हैं, चाहे एक ही स्पीसीज के हों या अलग अलग स्पीसीज के हों, उन्हें एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना पड़ता है। किसके लिए? भोजन, जल और शेल्टर के लिए, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं। तो कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस कैन अकर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जिसको हम इंटरस्पेसिफिक कहते हैं, या इट कैन अकर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है तो इंटरस्पेसिफिक कहते हैं, और सेम स्पीसीज के बीच में होता है तो इंट्रास्पेसिफिक। जैसे आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, एक शेर और हाइना जिस जानवर को मारा है शेर ने, उसको खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वो भोजन के लिए लड़ रहे हैं, और इसको हम कहते हैं इंटर स्पीसीज कंपटीशन। दूसरे चित्र में हम क्या देखते हैं, दो उल्फ्स हैं, और जो जानवर को मार रखा है उसे खाने के लिए वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और ये भी भोजन के लिए कर रहे हैं, बट ये एक ही स्पीसीज के हैं। इनको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे हिरण हो, एक ही जगह एक ही हैबिटेट में हैं, तो वो सारे हिरण जो है वहाँ पे जितना भी घास और पत्तियाँ मिल रही हैं उसको खाने के लिए एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स play a big role in animal population. If the balance between predator and prey is changed, populations are changed. यानी जो प्रेडेटर हम किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे जंतु को खाता है, जैसे कि टर्शरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर निर्भर करते हैं, हर्बीवोर्स को अपना आहार बनाते हैं। तो हर्बीवोर को हम प्रे कहेंगे, और उनके ऊपर निर्भर करने वाले जो टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर हैं उन्हें हम
प्रेडेटर कहेंगे। तो जनरली क्या है कि प्रेडेटर और प्रे का एक बैलेंस बना हुआ रहता है इकोसिस्टम में। प्रेडेशन तभी होता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेडेटर्स की हाई होती है। द प्रेडेटर्स विल कंज्यूम देयर प्रे एंड इंक्रीज देयर ओन पॉपुलेशन। अपना खुद का पॉपुलेशन वो कैसे बढ़ा रहे हैं? प्रे के ऊपर निर्भर करके, यानी प्रे को कंज्यूम करके वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी जगह कंज्यूमर्स बिल्कुल भी नहीं हैं और वहाँ सिर्फ हर्बीवोर्स ही हैं, तो हम क्या देखेंगे? बहुत ज़्यादा अधिक तादाद में अगर हर्बीवोर्स पाए जाएंगे तो वहाँ का जो वेजिटेशन है वो ख़राब होने लग जाएगा, क्योंकि ओवरग्रेजिंग होगा। और वो अगर बिगड़ रहा है वेजिटेशन तो सॉइल इरोजन होगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड जो है वो इम्पैक्ट्स बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली होगा क्या कि वो हर्बीवोर्स खुद ख़त्म होने लग जाएंगे। जैसे कि डिजीज़ है, अगर किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत हाई होती है तो उसमें बीमारी का फैलना बहुत आसान होता है, क्योंकि पैरासाइट्स को जो है वो होस्ट आसानी से मिल जाते हैं और डिजीज़ आसानी से स्प्रेड हो सकता है। Parasitism is a relationship in which one species benefits at the expense of the other. पैरासाइट हम किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है, यानी या तो उसके अंदर रह करके या उसके ऊपर रह करके जो है उससे अपना नरिशमेंट लेता रहेगा। तो पैरासाइट तो खुद बेनिफिट होगा, बट होस्ट जो है वो जो है या तो हार्म होगा या फिर वो धीरे धीरे मर जाएगा। इससे भी जो है वो पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का जो है वो कम होता चला जाएगा। ऐसी क्राउडिंग, जैसे मान लीजिए किसी एक पार्क में थोड़े से हिरण ला करके छोड़ दिए, कुछ समय बाद हिरण की संख्या बहुत अधिक हो गई क्योंकि वहाँ कोई प्रेडेटर ही नहीं है। तो क्या ये पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा? क्योंकि उन्हें भोजन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, पानी भी अच्छा मिल रहा है और रहने को जगह भी अच्छा मिल रहा है। इसके बावजूद हम क्या देखेंगे? धीरे धीरे हर्बीवोर्स मर रहे हैं, या तो किसी बीमारी से या किसी स्ट्रेस से। तो ओवरक्राउडिंग कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिजीज एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है पॉपुलेशन। स्ट्रेस कैन मेक ऑर्गेनिजम्स वीक एंड मोर प्रोन टू डिजीज। इनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग होगा, ज़्यादा तादाद में अगर एक ही हैबिटेट में जानवर रहेंगे तो रिसोर्सेज भी कम होंगे और उनके अंदर डिजीज़ फैलने की आशंका भी बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिज्म कमज़ोर हो जाएगा और वो आसानी से मर सकता है और मरने के वजह से उसका पॉपुलेशन घट सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि कौन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन को रोक रहा है, यानी किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने वाले कारक जिन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो हमने क्या देखे? एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स और बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स, अजैविक और जैविक। अजैविक में हमने देखा टेम्परेचर, ड्रॉट एंड अदर वेदर, यानी जैसे बर्फ़ गिर रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं या रहने को जगह नहीं मिल रही है। जैसे अच्छे हरे भरे पेड़ होंगे तो वहाँ पर जो है बर्ड्स और उन पर निर्भर करने वाले इंसेक्ट्स, उनके छाया में रहने वाले जंतु अधिक तादाद में दिखाई देंगे। और अगर वो पेड़ सूख गया और बंजर हो गई ज़मीन तो वो सारे जो पॉपुलेशन उनके ऊपर निर्भर कर रहे थे वो सब घट जाएंगे, या तो मर जाएंगे या किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त होंगे। इसी तरह से जो जैविक लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रेडेटर, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, डिजीज़, ये भी जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी पॉपुलेशन साइज़ को कंट्रोल में रखते हैं। तो हम इसमें
एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम हाइलाइट्स के तौर पे देखें तो पॉपुलेशन साइज को कौन कौन कंट्रोल कर सकता है? कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, डिजीजेस या ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी जो है वो पॉपुलेशन को घटाने में काम कर रहा है। जैसे कि फॉरेस्ट को काटने से ज़मीन बंजर हो जा रही है और वो पेड़ कटने से उन पर आश्रित जीव जंतु वो ख़त्म हो रहे हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी बहुत अकाल पड़ना या बहुत बारिश होना, बाढ़ का होना, तूफान आना, ये सारे विपरीत परिस्थितियाँ भी जो है पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो these all are acting as the limiting factors to control the population size. Thank you so much.